Hello friends, welcome to the new episode of my video series Polity by M लक्ष्मीकांत। आज से मैं अपनी न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा पॉलिटी के बारे में। आपको यहाँ पे बेसिक से बेसिक जानकारी मैं दूंगा पॉलिटी के बारे में, और ये वीडियोस जो भी होंगी ये पूरी की पूरी हिंदी प्लस इंग्लिश के कुछ वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा। बेसिकली वीडियो पूरी हिंदी में ही होगी कि आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या है, उसके बेसिक्स क्या क्या हैं, कैसे आप एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ें, और कैसे करके एक नया जो बच्चा जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अभी अभी आया है उसको समझ में नहीं आता है कि एम लक्ष्मीकांत को मैं कैसे पढूं, क्योंकि बहुत ही टिपिकल और ट्रिकी बुक बनाई है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली उसको हम कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने भी बनाया है ये लॉयर्स के लिए पैराडाइज है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ लॉयर ही समझ सकता है। मैं आप लोगों को इस वीडियो सीरीज से ये बताऊंगा कि आप बहुत ही आसानी से कैसे करके समझ सकते हैं पॉलिटी को। मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहना। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है, सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा वो मैंने लिया है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार है, क्या क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए, क्या वो आज के टाइम पे फंडामेंटल राइट है या नहीं, या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो, और उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि पहले उसकी क्या पोजीशन थी और टाइम के साथ साथ क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए और क्या क्या चेंजमेंट उसमें आए। क्या आज के टाइम पे हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ सकते हैं सरकार से। अगर सरकार हमारी प्रॉपर्टी को ले लेती है तो फिर क्या प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं जिससे कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें, और हमारे पास क्या क्या प्रोविजन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं या फिर हाई कोर्ट में जाएं, और कैसे अपने संपत्ति के अधिकार का हनन होने से बचा सकें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक फंडामेंटल राइट था, वो हमारा 7th नंबर का फंडामेंटल राइट था, जो कि आता था पार्ट 3rd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये डील करता था आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को। अब बात आती है कि आर्टिकल 19(1)(f) क्या है और आर्टिकल 31 क्या है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा आर्टिकल 19(1)(f) के बारे में। आर्टिकल 19(1)(f) हर नागरिक को संपत्ति धारण करने की गारंटी देता है। अब आता है हमारा आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 हर इंसान जो इस देश का नागरिक है और जो इस देश का नागरिक नहीं है उसे संपत्ति को धारण करने की गारंटी देता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो पहला है आर्टिकल 19(1)(f) वो हर नागरिक को संपत्ति धारण करने की गारंटी देता है, जो कि नागरिक मतलब जो हमारे देश की जिसने सिटीजनशिप ले रखी है। लेकिन आर्टिकल 31 में ये है कि जो इस देश का नागरिक नहीं भी है उसके पास भी संपत्ति धारण करने का अधिकार है। ये दोनों के दोनों आर्टिकल हमको हमारा संपत्ति का अधिकार प्रदान करते थे, और ये दोनों के दोनों फंडामेंटल राइट भी थे, और ये हमें बताते थे कि किसी भी इंसान को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का अधिकार, और ये हर स्टेट को पावर देते थे कि किसी भी नागरिक की संपत्ति लेने में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये थी कि जो भी संपत्ति ली जाएगी वो पब्लिक पर्पज के लिए होगी। पब्लिक पर्पज का मतलब होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे कि रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए होगी, ना कि कोई नेता अपने लिए जमीन हड़प रहा है लोगों की। और दूसरी कंडीशन थी कि जितनी भी जमीन ली जाएगी उसके लिए सरकार उस नागरिक को कंपनसेशन देगी, बोले तो मुआवजा देगी। तो ये थी हमारी फंडामेंटल राइट जो कि हमको देश आजाद होने के बाद मिली थी। लेकिन उस टाइम की क्या सिचुएशन थी मैं उससे आपको रूबरू करवाता हूँ। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके बाद सरकार के सामने पे 2 कंडीशन आई जिसने सरकार को काफी परेशान किया, जिसमें से कि पहली कंडीशन थी अंग्रेजों के टाइम पे हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम हुआ करता था। तो जमींदारी सिस्टम के टाइम पे एक आदमी के पास ही बहुत सारी जमीन रहती थी और बाकी जो किसान रहते थे वो उस पे खेती करते थे, तो मालिक जो था वो एक ही आदमी था। और दूसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि सरकार को उस टाइम पे डेवलपमेंट करना था, जिसके लिए कि जैसे कि सरकार को इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी थी, रोड्स बनानी थी और रेलवे लाइन बिछानी थी। लेकिन सरकार के सामने पे दिक्कत ये आ रही थी कि वो किसी से लैंड एक्वायर ही नहीं कर पा रही थी। अब लैंड क्यों नहीं एक्वायर कर पा रही थी? क्योंकि वहां पर हमारा बीच में आ जा रहा था हमारा फंडामेंटल राइट जो कि था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट अगर किसी की भी लैंड एक्वायर करने की कोशिश करती तो आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट चला जाता और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फैसला देता।
क्योंकि वो गारंटर था ना कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स का, इसलिए। उस टाइम पे काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। सबसे पहले सरकार ने क्या करा कि सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट लाया जिसमें कि गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल को ऐड किया। जो 9th शेड्यूल था वो हर कानून की सुरक्षा करता था जुडिशियल रिव्यू से, जो भी गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म के लिए लाती थी उस टाइम पे। इसके बाद ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स का सिलसिला चलता रहा, जैसे कि 4th एक्ट आया, 7th आया, 25th आया, 39th आया, 40th आया और 40th अमेंडमेंट एक्ट आया। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होते रहे, जैसे कि आर्टिकल 31A आया, 31B आया और 31C भी ऐड हो गया। और ये सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर देते थे और रक्षा करते थे उन कानूनों की कोर्ट में चैलेंज होने से जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते थे। ये सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे ये एक शील्ड की तरह काम करने बैठ गए और गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने बैठ गए फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने में, और गवर्नमेंट को बचाने लग गए जुडिशियल रिव्यू से। और इसके बाद कोर्ट में बहुत सारी दलीलें दी जाने लगी कि जब गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर रही है तो गवर्नमेंट को कंपनसेशन भी देना पड़ना चाहिए हर उस नागरिक को जिसकी वो प्रॉपर्टी ले रही है। और अब आता है इस सीरीज का सबसे लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि था 1978 का। तो ये जो एक्ट था इसने क्या करा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 19(1)(f और आर्टिकल 31 में इसको ही रिपील कर दिया। बोले तो ये अब फंडामेंटल राइट ही नहीं रहा जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, सब खत्म हो गया यही। और इसकी जगह पे इसने ऐड करा आर्टिकल 300A, जो कि हमारा आया पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आर्टिकल 300A हमको बताता है कि किसी भी इंसान को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय अथॉरिटी ऑफ लॉ के, मतलब न्याय के अधिकार के अलावा किसी भी इंसान को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। और अगर सरकार ऐसा करती भी है तो सरकार को इसके लिए उसे कंपनसेशन देना होगा। जो भी जमीन का मार्केट प्राइस उस टाइम पे चल रहा होगा या प्रॉपर्टी का मार्केट प्राइस जो उस टाइम पे चल रहा होगा, तो सरकार को उस आदमी को उतना पैसा देना होगा। और पहले ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, तो इसका अगर हनन होता था तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम जा सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये एक फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं, बस ये एक लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते अगर हमारी राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है। तो अब हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा अपनी दलील ले जाकर, अगर हमारी राइट टू प्रॉपर्टी का हनन होता है तो। ये था हमारा आर्टिकल 300A। अब जो हमारा पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से तो हमारा फंडामेंटल राइट हट चुका था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन वहाँ फिर भी 2 ऐसे प्रोविजन थे जो कि बचा देते थे। लेकिन अभी भी वहाँ 2 ऐसे प्रोविजन थे जो कि हमको गारंटी देते थे कंपनसेशन की, और वो कुछ ऐसे हैं। आर्टिकल 30 जो हमको बताता है कि स्टेट जब भी किसी माइनॉरिटी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी लेगा तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, और अगर स्टेट किसी फार्मर की प्रॉपर्टी लेता है तो भी उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये आता है हमारा आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 30 ऐड हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, और जो आर्टिकल 31A है वो ऐड हुआ था 17th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964। तो इन सब को मिला करके ये हुआ कि 3 नए आर्टिकल आए जो कि हैं 31A, 31B और 31C। तो ये तीनों के तीनों आर्टिकल मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में सेकंड वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको काफी हेल्प हुई होगी समझने में कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का। अगर आपको हेल्प हुई है इस वीडियो से तो प्लीज आप लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना और शेयर करना ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके, और सब्सक्राइब करना मेरे YouTube चैनल को अगर आपको मेरे चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।